जी। तो एवरेज जो दूध की प्राइस आती है आपकी सेलिंग प्राइस, वो क्या होती है? एवरेज प्राइस हम लोग आज की तारीख में 55 रुपए के आसपास हमें एवरेज बैठता है। मिनिमम क्या होती है? मिनिमम हमारा 48-49 से शुरू होती है प्राइसिंग, और जो हम रिटेल करते हैं वो 75 रुपए में करते हैं। फीड के न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग हमने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस से भी ली हुई है। जी। और हम उसी बेसिस पे काम करते हैं, और भारत में भी जो अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे भी कनेक्ट में रहते हैं, और हमारा खुद का फीड हम खुद बनाते हैं ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जब आप देखिए गाय खाना उठा रही है, आपको फीड में गीलापन लग रहा है। जी। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए वो जब उठाती है तो एक साथ गोला उठ के आता है उसकी जबान में, जबकि हम अगर सूखा फीड डालेंगे तो वो बोर हो जाएगी, बिखर जाएगा, उसको कम कम मुंह में चढ़ेगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह, और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों को एक बहुत शानदार डेयरी फार्म पर, जहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों को हमेशा सही जानकारी मिले, लेकिन लोग वीडियो को अधूरा देखकर या फिर बहुत कम देखकर उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को बिल्कुल समझाया जाएगा कि आप डेयरी से पैसा कैसे कमा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप लोग गाय खरीदना चाहते हैं, बछड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों को मैं नंबर भी दूंगा, तो आप लोग बछड़ियाँ भी यहाँ से खरीद सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे चलकर आप अपने डेयरी फार्म में कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस डेयरी फार्म की एक एक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। बहुत बड़ा डेयरी फार्म है, लगभग 1100 लीटर रोज़ का दूध होता है, और यहाँ पर 40 से ज़्यादा गाय दूध दे रही हैं। टोटल यहाँ पर 90 के आसपास पशु हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, और इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हेलो सर जी, नमस्कार। आप अपना परिचय दें सबसे पहले लोगों को। मैं सौरभ खाबिया, एक्टिव मूव फार्म से। हमारा फार्म सांवेर के पास में है, और मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ 2015 से। ये फार्म हमने 2017 में शुरू किया है, और हम लोग डेयरी फार्मिंग एज वेल एज डेयरी फार्म कंसल्टेशन भी करते हैं, डेयरी फार्म ट्रेनिंग भी करते हैं। जी। यहाँ पर हम A2 मिल्क का फार्म चला रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास गिर गाय भी है, HF गाय भी है, और हम लोग सारे ग्रुप्स बनाकर इन लोगों का फीड, इन लोगों का मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा करके, क्योंकि हम लोग US से भी काफ़ी ट्रेनिंग्स करते हैं, तो अपना जो देसी नॉलेज है और जो वहाँ का साइंटिफिक नॉलेज है उसका मिश्रण करके हम आज की तारीख में प्रोडक्शन लेवल को बहुत अच्छे अचीव कर रहे हैं। और डेली रूटीन में हमारी गाय आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी दिखेंगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। काफ़ी कुछ खास होने वाला है वीडियो, तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करूंगा। तो सर, जैसा कि आपने बताया 2017 में आपने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की थी, ये वाला डेयरी फार्म। जी। तो इससे पहले आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा आप हमें बताएं। इसके पहले हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, NDRI से ट्रेनिंग करा है, KVK बारामती से ट्रेनिंग करा है। मेरे जो पार्टनर हैं वो 1500 गाय से ज़्यादा का फार्म चला रहे थे उसके पहले से, और तब वो भारत के सबसे बड़े 2 फार्म्स में से एक था। जी। तो हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था। हम लोग डॉक्टर्स से इंटरेक्ट करते थे, जो इंडिया के A क्लास बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं। इवन इंटरनेशनल मैनेजर्स जो होते थे, जो साल की 2-2, 2.5 करोड़ रुपए सैलरी लेते थे, उनके साथ हम काम करते थे। तो ये हमारा पिछला बैकग्राउंड है यहाँ पर काम शुरू करने के पहले। ठीक है। तो जब आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया तो कितने एनिमल से शुरू किया होगा? हमने 30 बच्चियां लेकर आए थे हम लोग। गाय हमने नहीं खरीदी थी। अच्छा। हम सब काफ 4-4, 5-5 महीने की, क्योंकि हमारा जो ड्रीम था उसके लिए हमें जो ब्रीड इकट्ठा करनी थी और बनानी थी, तो हम लोग उसे करने के लिए बच्चे लाए, ताकि हम फीड खिला के अच्छे से अच्छा उनका ध्यान रख के हम उन्हें बेटर स्टेज पर ले जा सकें। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 30 बछड़ियाँ आप लेके आए थे। जी। कहाँ से परचेज़ की थी आपने? हमने सारी बछड़ियाँ बेंगलोर से परचेज़ करी थी। बेंगलोर के आसपास के एरिया, जैसे कृष्णागिरी हो गया, कावेरी पट्टनम हो गया, और बेंगलोर इटसेल्फ में भी एयरपोर्ट के आसपास के गांव हो गए। जी। तो उन्हीं एरिया से हमने परचेज़ किया था। तो आपने बछड़ियाँ जो परचेज़ की वो इससे रेंडमली खरीद ली, या फिर आपने कोई ब्रीड सिलेक्शन या फिर? नहीं, हमने पूरा ब्रीड सिलेक्शन किया। हमारा जो परचेज सिस्टम है उसके हिसाब से किया, क्योंकि आज अगर हम उन्हें जज करके नहीं लाएंगे तो हमें नहीं पता उनका जेनेटिक्स कैसा होगा। तो उनके जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बेसिस पे हमने उन्हें चूज़ किया था। जी। 30 बछड़ियों से आप लेके आए, फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ? प्रोडक्शन हमारा 2019 में स्टार्ट हुआ। जी। 2019 जनवरी से हमने कमर्शियली दूध बेचना शुरू किया। एक्चुअली तो नवंबर 18 से ही हमारा दूध चालू हो गया था, बट हमने 2019 से बेचना शुरू किया।
और हमारी स्ट्रेंथ मिल्क की ये थी कि हमारे दूध में नेचुरली विटामिन्स और मिनरल्स बहुत हाई आते थे, क्योंकि हमारा मेन एम्फेसिस जो था, जो हमारा मेन ध्यान था, वो गाय के फीड पर था, फीड मैनेजमेंट पे। जी जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया आपको, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि इन्होंने 2 साल तक लगभग यहाँ पर बिना प्रोडक्शन के ही डेयरी फार्मिंग की है, ताकि आगे चलकर इनको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सके। एक तरीके से आप लोग एफडी इसको समझ सकते हैं, ताकि शुरू में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें पैसा लगाना है। तो इसने इन्होंने इनमें सिर्फ बहुत बड़ा एक कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसके बाद ही इनको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिला है जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया 2019 में आपने कमर्शियली दूध बेचना स्टार्ट कर दिया था जी, तो क्या कुछ आपको उसमें बेनिफिट हो रहा था शुरू में? शुरू में लोगों को हमारा दूध लगता ही नहीं था कि गाय का दूध है, क्योंकि उन्हें फैट ज़्यादा, गाढ़ापन ज़्यादा महसूस होता था। तो हमें उन लोगों को विजिट करवानी पड़ी, फार्म पे बुलाना पड़ा, दिखाना पड़ा, वीडियोस बताने पड़े, तो उन्हें वो दूध बहुत अच्छा लगने लगा। दूसरा, हमें एक अचीवमेंट ये था कि कुछ लोगों ने अपने बच्चों के लिए दूध स्टार्ट किया था, तो हमारा जो पूरा प्रोसेस था दूध वहाँ तक पहुँचाने का, वो इतना अच्छा था कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती थी ज़्यादा, जिसके कारण वो दूध की क्वालिटी बहुत इंटैक्ट रहती थी और वो इंजॉय करते थे। तो बच्चे हमारे ऐसे हो गए थे कि भाई हमें दूध चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो दूसरा दूध पीते ही नहीं थे जी, क्योंकि उनको ओरिजिनलिटी यहाँ पर देखने को मिली थी जी। ठीक है, तो अभी कुल कितने एनिमल होंगे आपके डेयरी फार्म पे? अभी हमारे पास 85 एनिमल्स हैं टोटल। अच्छा। क्योंकि हम लोग हर साल कुछ एनिमल सेल ऑफ करते रहते हैं, हमारे फिक्स नंबर हैं, उतने ही बच्चे पालते हैं, और गाय की एज भी बढ़ जाती है। तो मैं जैन हूँ, तो जब वो दूध की स्टेज में होती है तभी हम उसे सेल ऑफ कर देते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल काटने के लिए ना हो, उसका इस्तेमाल आगे दूध लेने के लिए ही हो जाए जी। तो अभी आपने जैसा कि बताया आप लोग सेल आउट कर देते हैं जी। तो अगर आपके डेयरी फार्म से कोई फार्मर है या फिर कोई नया डेयरी फार्म स्टार्ट करता है जी, तो अगर गाय या फिर कोई बछड़ियाँ खरीदना चाहता है, तो आप उन्हें बछड़ियाँ या फिर गायें सेल कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, लेकिन हम ये जज कर लेते हैं उनकी बातों से कि वो गाय का ध्यान रखने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि जब हमने उन बच्चों को पाला है तो हम उसके लिए पॉजिटिव रहते हैं जी जी, कि भाई अगर ध्यान देने वाला फार्मर है तो हम ज़रूर बेच सकते हैं। क्योंकि इनके डेयरी फार्म पे ऐसे लोकल बछड़ियाँ या फिर लोकल गायें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इन्होंने बहुत मुश्किल से इनकी ब्रीड को बनाया है जी। तो ऐसे ही लोग इनसे संपर्क करें जो कि इस गाय को पाल सके, क्योंकि काफ़ी अच्छे से इनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, इनका नंबर में हो सकेगा तो वीडियो में आप लोगों को मैं आगे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जी। तो जैसा कि आपने बताया अभी 85 आपके पास एनिमल हैं जी। मिल्किंग में कितने एनिमल होंगे? मिल्किंग में मेरे पास 40 एनिमल्स के आसपास है, लगभग 40 रहते हैं, कभी 42 हो जाते हैं, कभी 38 हो जाते हैं, एवरेज लगभग एवरेज 40 के आसपास रहता है। ठीक है। तो अभी जो अपना डेयरी फार्म का मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है? डेली मेरा 1000 से 1100 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। पर डे मेरे पास इतना लीटर दूध आता है। लगभग हम 4.25 फैट के आसपास अभी मेंटेन कर रहे हैं। हमने 4.25 भी मेंटेन किया है इन्हीं गायों में, लेकिन आज कॉस्टिंग्स इतनी बढ़ गई हैं कि उससे ध्यान में रखते हुए हम उस फैट को 4.25 के आसपास ले आए। ठीक है। तो लगभग आपने बताया 1100 लीटर दूध आपका डेली का हो जाता है जी। आप कहाँ सेल करते हैं फिर इस दूध को? ज़्यादातर दूध हम लोग इंदौर के अंदर डायरेक्ट कस्टमर्स में सेल कर देते हैं, कुछ हम होलसेल भी करते हैं कि, और मेजरली हम बचा हुआ दूध का घी बनाते हैं जो बॉम्बे और वहाँ हम बेच रहे हैं आज की तारीख में। लगभग हमारा 2200 रुपये प्रति लीटर में घी बिक रहा है बॉम्बे में। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास HF गाय हैं जी, तो गिर गाय कितनी है आपके पास टोटल? गिर गाय मेरे पास आज की तारीख में 8 हैं, बाकी मेरे पास HF है। और हमारी खासियत यह है कि हमारी जितनी भी HF है वो जेनेटिकली टेस्टेड है। जब हम बच्चे खरीदे या हमने गाय भी खरीदी जी, तो उनका जेनेटिक टेस्ट होता है जहाँ पर उनकी A1 और A2 की कैटेगराइजेशन हो जाती है। तो जब हम 100 गाय पसंद करते हैं तो 10 या 12 गाय ऐसी मिलती हैं जिनका जेनेटिक टेस्ट करके भी A2 प्रोटीन होता है जी। तो हम वही गाय खरीद के लाए हैं जो A2 प्रोटीन की है। ठीक है, ये चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, बट मैं बता दूं कि लोगों का मानना होता है कि डेयरी फार्मिंग में जो HF गाय होती हैं वो कहीं ना कहीं लोग उनको सही नहीं मानते हैं। तो इनका जो डेयरी फार्म है उस पर जो सारी की सारी HF गायें हैं वो आप लोगों को A2 मिल्क की देखने को मिलेगी, जो कि सेम दूध जो देसी गाय का होता है वही दूध इनके अंदर पाया गया है। तो ये लोग टेस्टेड जो गाय हैं उनको ही अपने फार्म में रखते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि जब हम किसी भी डेयरी फार्म पे जाते हैं कंसल्टेशन के लिए या हमारे फार्म पर, हमारा एक ही लॉजिक होता है कि गाय जो खाएगी वही पौष्टिकता दूध में आएगी।
ठीक है। अगर गाय खराब खाएगी तो खराब दूध बनेगा, अच्छा खाएगी तो अच्छा दूध बनेगा। ठीक है। और ब्रीड से बाद में फ़र्क पड़ता है, पहले खाने से फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर कोई माँ बच्चा देती है तो उनको जापा किया जाता है, अच्छा खाना खिलाया जाता है। जी जी। वो सेम रीज़न है जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि आप लोग कुछ दूध तो होलसेल में देते हो जी, कुछ आप लोग जो लोकल है एरिया उसमें भी आप सेल करते हो जी। तो एवरेज जो दूध की प्राइस आती है आपकी सेलिंग प्राइस वो क्या होती है? एवरेज प्राइस हम लोग आज की तारीख में 55 रुपए के आसपास हमें एवरेज बैठता है। मिनिमम क्या होती है? मिनिमम हमारा 48-49 से शुरू होती है प्राइसिंग, और जो हम रिटेल करते हैं वो 75 रुपए में करते हैं। 75 रुपए पर लीटर के हिसाब पर से? लीटर में। घर पहुंचाते हैं उनके दूध? घर पहुंचाते हैं, कांच की बोतल में पहुंचाते हैं, तो उसके खर्चे भी काफ़ी लग जाते हैं। अगर वहाँ भी देखें तो पैसा हमारा 55-60 रुपए के बीच में ही बचता है, मैनेज हो जाता है जी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि अगर कोई बंदा नया डेयरी फार्म करता है जी, तो उसको कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए? उसको मार्केटिंग सबसे पहले मार्केटिंग करनी चाहिए, फिर गाय और दूध में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोगों ने पहले गाय रखी, फिर हमारे पास दूध आ गया, फिर मार्केटिंग शुरू करी, तो स्पीड स्लो रहती है। जी जी। अगर आप मार्केटिंग पहले शुरू कर दो और फिर गाय लेकर आते हो तो वो दूध आपका फटाफट से बिकना शुरू हो जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप आगे बढ़ते हो। जी जी। यूं क्या पैसा पहले लग जाता है और माल कम बिकता है तो आपको डीमोटिवेशन होता है, आप कम काम करने की कोशिश करते हो। जी जी। कहने का मतलब ये है कि आप लोग पहले अपनी मार्केटिंग को समझें कि आपको जो दूध बेचना है वो कहाँ बेचना है, क्योंकि अगर आप लोग एनिमल खरीद के ले आते हो तो पहले ही दिन से उसका खर्चा स्टार्ट हो जाता है, और आपका दूध अगर सही से नहीं बिकता है तो फिर आपका एक डीमोटिवेशन कह लो या फिर नुकसान कह लो, वो स्टार्ट हो जाता है जी। तो पहले ये फिक्स करें कि आपको दूध कहाँ पर सेल करना है जी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका दूध का जो एवरेज है जी, वो लगभग 55 से 60 रुपए लीटर आ जाता है जी। फिर जो आपका इसमें जो हम माने कि खर्चा कितना होता है, तो कितना परसेंटेज में अगर आप बताएं या फिर? परसेंटेज में अगर हम बताएं तो इसमें हमारा 25 से 30% प्रॉफिट बचता है। 25 से 30%, लगभग 70% यहाँ पर खर्चा हो जाता है। जी। ठीक है। तो मेनली हम आपके डेयरी फार्म की फीडिंग की बात करें जी, तो क्या कुछ फीडिंग सिस्टम होता है? फीडिंग में हमारे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसा मैंने कहा कि फीड अच्छा होगा तो दूध अच्छा होगा, तो हमारे यहाँ पे बहुत ही बैलेंस डाइट होती है। इस फीड के न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग हमने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस से भी ली हुई है। जी जी। और हम उसी बेसिस पे काम करते हैं, और भारत में भी जो अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे भी कनेक्ट में रहते हैं, और हमारा खुद का फीड हम खुद बनाते हैं ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जब हम रेडी फीड खरीदते हैं तो हमें नहीं पता होता उसमें अंदर क्या डला हुआ है। जी जी। बट हम सब चीज़ यहीं पर मिक्स करते हैं और गाय को खिलाते हैं। तो इसमें जो खाना दिया जा रहा है उसकी फीड का साइज़ क्या होना चाहिए। आज हम मक्का खिला रहे हैं तो मक्के का आटा नहीं खिलाते, वो हमें दलिया खिलाना है। तो दलिया खिलाने से उसमें और अच्छा पाचन गाय का होगा, उसके अंदर और अच्छे तरीके के न्यूट्रिशन बनेंगे। तो उसका साइज़, उसका कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना गीलापन होना चाहिए उसके अंदर। आज आप देखिए गाय खाना उठा रही है, आपको फीड में गीलापन लग रहा है। जी जी। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए वो जब उठाती है तो एक साथ गोला उठ के आता है उसकी जबान में, जबकि हम अगर सूखा फीड डालेंगे तो वो बोर हो जाएगी, बिखर जाएगा, उसको कम कम मुंह में चढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खाएगी, अच्छे से खा पाएगी, सेटिस्फाइड रहेगी, खुश रहेगी, तो हमें दूध के बारे में तो सोचना ही नहीं है, वो हमारा बाय प्रोडक्ट है। ठीक है। दूध तो आपको अपने आप ही मिलता रहेगा। जी। ठीक है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि इसमें लगभग 70% खर्चा हो जाता है। जी। तो अगर हम आपके यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग कितने लोग काम करते होंगे? आज हमारे यहाँ पर लगभग 10 लोग काम कर रहे हैं। एक मैनेजर हैं, टोटल 11 लोग, और मैं और मेरे पार्टनर, तो हम 2 जन लगे हुए हैं, तो 13 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 लोग सिर्फ हमारी बॉटल की फिलिंग और धोना, बॉटलें धोना, उन सब स्टेरिलाइजेशन में उस काम में लगे रहते हैं। तो एक्चुअल अगर देखा जाए तो 10 लोग लगे हुए हैं इस काम के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पर हमें काफ़ी सारा गोबर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जी। तो इसका क्या कुछ कारण है? सफाई आपने नहीं की है? ये गोबर भैया सुबह हम लोग यहाँ स्क्रैपिंग करते हैं, दिन में एक ही बार करते हैं। जी जी। और जो पीछे को आपको गोबर दिख रहा है वो तो हमने कंपोस्ट बेडेड बांध बना रखा है, जिसके कारण वो गाय कंफर्टेबल रहती है, हमें ज़्यादा ब्यात मिलती है, ज़्यादा दूध मिलता है। हम इसी को कंक्रीट पे रखेंगे तो ये दूध कम हो जाता है। तो आपने ये गोबर जानबूझ के यहाँ पर डाला हुआ है? जी। ठीक है।
तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि यहाँ पर गंदगी है, लेकिन इसको आप गंदगी ना कहकर इनका मैनेजमेंट आप लोग समझें, क्योंकि अगर गायों को आप लोग इस पे रखोगे तो गाय इस पे बिल्कुल भी बैठना पसंद नहीं करती हैं। अगर आप लोग ज़बरदस्ती बिठाते हैं तो फिर वो अलग बात है, लेकिन गाय मेट की बजाय ऐसे गोबर में बैठना पसंद करती है, क्योंकि उनको ये वातानुकूलित आप लोग बोल सकते हैं जी। ठंड में इसमें गर्मी रहेगी और गर्मी में ठंडक रहेगी। और जब तक इसमें आप पानी नहीं डालेंगे ये गोबर सड़ता नहीं है, ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे जी। ठीक है, तो इससे गाय को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर आप गाय अगर कभी आपके यहाँ पर देखेंगे सुबह पूरी लेटी हुई मिलती है। कई बार शुरू में हमें डर लगता था कि गाय है कि मर गई। हाँ। हमें जाके चेक करना पड़ता था कि भाई जिंदा है। इतना आराम से सोती है, इतना आराम से सोती है। देखो सारी की सारी गायें उसमें जाके बैठी, यहाँ नहीं बैठती है। यहाँ पर सिर्फ इतनी ही देर टिकेगी जितनी देर वो खाना खाएगी। बाकी गायें सारी की सारी, इधर भी आप लोग देखो, सारी की सारी गायें उसमें बैठी हुई हैं। तो कितने तरीके से यहाँ पर मैनेज इनको किया गया है। इवन आप देखो कि ये बच्चियाँ जो हैं ये सब 12 से 14 महीने की बच्चियाँ हैं, और आप इनकी साइज़, हेल्थ सब देखेंगे, ये बेडिंग से भी इनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ जाता है। जी जी, इनकी ग्रोथ भी और बेटर होती है। सर मिल्किंग का क्या कुछ सिस्टम रहता है आपके फार्म पे? मिल्किंग हमारा मिल्किंग पार्लर से होती है। 6 गाय का दूध एक साथ निकलता है और पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है। इजराइल का सिस्टम है जिससे हम मिल्क निकाल रहे हैं, जिसमें गाय को टीट पे पेन ना हो, उसे कभी खून की स्थिति तक नहीं आए वो, और उसके टीट्स बेस्ट हेल्थ में रहे, क्योंकि वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपकी इनकम की बात करूँ तो क्या कुछ इनकम आप डेयरी फार्म से कर लेते हो? इनकम तो काफ़ी कुछ हो जाती है भैया, वो हम नॉर्मली वीडियोस में डिक्लेयर नहीं करते जी जी, बट वी आर अर्निंग अ गुड अमाउंट आउट ऑफ दिस डेयरी फार्म। ठीक है ठीक है, लगभग जैसा कि इन्होंने आपको बताया 1000 लीटर दूध होता है जी, और लगभग 50-55 रुपए के एवरेज से आप लोग जोड़े तो आप अपने हिसाब से इसका आइडिया लगा सकते हैं। बाकी इसमें एक्स्ट्रा इनकम भी होती है जो कि हर कोई इसमें बताना नहीं चाहता है। जैसे गोबर, मिल्क पार्लर आपने दिखाएं, जैसे गोबर भी हम यहाँ पे किसान हमसे लेके जाते हैं तो वो पैसा भी खड़ा होता है, क्योंकि दूध के साथ आप दूसरी चीजें भी सेल करते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर, आपके लिए इनकम क्रिएट होता है। ठीक है, तो मिल्किंग कितनी टाइम होती है यहाँ पे? यहाँ पे 3 टाइम मिल्किंग भी होती है, कुछ गायों की 2 बार। जो भी गाय 18 लीटर से ऊपर दूध देती है हम उनका 3 बार मिल्किंग करते हैं जी जी। और उनकी प्रेगनेंसी के हिसाब से भी होता है। प्रेगनेंसी बढ़ जाती है तो हमें उनका दूध काटना पड़ता है जी जी। हमारे यहाँ पे हमको गाय को सुखाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे गाय लगभग 15 से 20 लीटर की रेंज में हमें सुखानी पड़ती है जी जी। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है 2 लीटर मिल्किंग 2 टाइम मिल्किंग करने से, या फिर 3 टाइम मिल्किंग करने से गाय के दूध पे? 3 टाइम मिल्किंग करने से 10 से 12% का मिल्क इंक्रीज हो जाता है जी। उसका खाना भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके साथ हमें खाना भी उन्हें ज़्यादा देना पड़ता है जी जी, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी निकालती जा रही है दूध। लगभग 2 से 3 लीटर दूध आप आराम से मान सकते हैं कि आपका बढ़ेगा आराम से। मतलब आप मानिए जैसे मेरे यहाँ पे कम से कम गाय जो है वो पीक में 30-35 लीटर की होती है, तो उनका आप मान के चलिए कि मैं ब्यात में बात करूं तो अगर वो 6000 लीटर की गाय है तो वो 6500 होगी ही होगी जी जी। 3 टाइम मिल्किंग से। ठीक है, तो आप हमें इसका और सिस्टम बताएं कि यहाँ पर कैसे गाय की मिल्किंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसे ये नीचे क्लस्टर्स लगे हुए हैं हाँ। ये जब गाय यहाँ पर आके खड़ी होती है ऐसी टेढ़ी खड़ी हो जाती हैं यहाँ पर, इसके अंदर ये गेट क्लोज हो जाते हैं तो ऐसे टेढ़े गाय खड़ी रहती है, और ये पीछे से क्लस्टर निकाल के उसके नीचे तन में लगाया जाता है, गायों के थनों में इसको लगा दिया जाता है। ये जो क्लस्टर होता है ये पहले सिर्फ मसाज करता है गाय की, ताकि वो स्टिमुलेट हो जाए, उसका दूध छोड़े। जब तक वो दूध नहीं छोड़ती ये सख्त नहीं करता, खींचता नहीं है, सिर्फ मसाज करता है। तो हर एक मिल्किंग मशीन में ऐसा ही होता है? फिर सेम, ये हर पॉइंट पे ऐसा ही होता है, और ये इजराइल की जो मशीन है इसी में ऐसा होता है, हर कंपनी में ऐसा नहीं होता। अच्छा अच्छा। नॉर्मल कंपनी सीधा खींचना शुरू कर देती है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी नॉर्मल जो लोकल कंपनियां हैं हर एक कंपनी मिल्किंग मशीन बना रही हैं, तो उनका भी मैं देखता हूँ कि इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये कौन सी कंपनी का होगा मिल्किंग पार्लर आपका? ये हमारे लिए ये कंपनी ने असेंबल किया है। हम लोगों ने इजराइल और यूके दोनों जगह के जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको साथ में मिलवा के बनवाया है। ठीक है, तो जो आपने शेड बनाया डेयरी फार्म का जी, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे हाई लग रहा है, तो क्या कुछ कॉस्ट शेड की आई होगी? हाई कॉस्ट की शेड की कॉस्ट तो थोड़ी सी ज़्यादा आई है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हाइट ज़्यादा रखने से जो गर्मी होती है वो एक तो अंदर कम हो जाती है जी जी। दूसरा जो गैसेस होती है, मीथेन गाय दिन में 70% टाइम या तो
पाद मारती है या हाँ। डकार मारती है तो वो मीथेन छोड़ती रहती है। जी, तो ऊंचा होने से मीथेन हल्की गैस होती है, वो ऊपर चली जाती है और हमने जो शेप भी रखा है वो ऐसे टेढ़ा रखा है जिसके कारण वो बह के बीच में से ऊपर से निकल जाए। और ज़्यादा हाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, आप वहाँ से देखेंगे तो हम काफ़ी ऊंचे यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मिल्किंग का भी सिस्टम हो गया है। आप ब्रीडिंग का क्या करते हैं अपने फार्म में? ब्रीडिंग के लिए हम लोग बहुत कॉन्शियसली ब्रीडिंग करते हैं। जैसे हम जब बुल चूज करते हैं तो आज जैसे अपने इंसानों में पत्रिका मिलाई जाती है, जी, जी। गोत्र मिलाए जाते हैं। हाँ। तो हम लोग एक तो ध्यान रखते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो, गोत्र ना मैच मिक्स हो जाए गाय का। जी, जी। फादर अलग का हो और हम जिसे प्रेग्नेंट कर रहे हैं वो अलग से हो। जी जी। दूसरा, जब हम बुल चूज करते हैं तो जो खामियां हमारी गाय में है वो हम कैसे सुधार सकते हैं। जैसे अगर किसी गाय का अडर बहुत लंबा नीचे खिंचता है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि भाई किस बुल ने उसके अडर, बच्चियों के अडर को कम किया। तो जब हम बुल चूज करते हैं तो दो तरह के बुल मिलते हैं इंपोर्टेड बुल्स में। एक प्रोजीनी टेस्टेड होते हैं और एक जेनेटिकली टेस्टेड होते हैं। जी जी। तो जो प्रोजीनी टेस्टेड होते हैं वो बुल्स वो होते हैं जिनकी पूरी टेस्टिंग हो चुकी, जिनकी 5000 बच्चियों का डेटा है, 8000 बच्चियों का डेटा है। ठीक है। तो वो बुल्स में आपको सारा डेटा मिलता है कि उन्होंने अपनी बच्ची में कितने दूध की जुड़ाव करी। यानी कि अगर उसकी माँ का दूध 5000 था तो बच्ची के 5000 लीटर में उसने 1500 लीटर जोड़ा, 1000 लीटर जोड़ा, बच्ची ने कितना बढ़ा के दिया। तो हम वो पीटीए चेक करते हैं। उसके बाद इनकी खामियों को सुधारने के लिए किसी के पीछे के पैर गाय के अगर वीक हैं तो हम उसे बेटर करने वाले बुल को चूज करते हैं कि वो अपनी बच्ची में पीछे के पैरों को और मजबूत कर दे, हेवी कर दे। तो इस तरीके से हम पूरा उनका पत्रिका मिलाकर उस हिसाब से बुल चूज करके प्रेग्नेंट करते हैं। ठीक है। तो सर एआई, आप यहाँ पर एआई करते हैं या फिर ये नेचुरल ब्रीडिंग यहाँ पर करवाते हैं? हम लोग एआई भी करते हैं, करवाते भी हैं और एनआई भी करते हैं। जैसे अगर कोई रिपीट ब्रीडर है क्योंकि जो हाई परफॉर्मर्स होती हैं जिनका दूध बहुत हाई होता है वो ज़्यादातर रिपीट ब्रीडिंग में जाती है या फिर न्यूट्रिशन बहुत वीक हो। तो हमारे यहाँ पे जो बहुत हाई न्यूट्रिशन वाली गाय होती है उनका हाई यील्ड वाली, उनका हम रिपीट ब्रीडिंग अगर हो रहा है तो फिर हम नेचुरली भी करते हैं। ठीक है। तो ये आपने, मैं गायों के गले में देख रहा हूँ, क्या कुछ चीज़ लगा रखी है? ये रूमिनेशन टैग्स हैं, ये भी इजराइल से होते हैं, SCR कंपनी के हैं। और ये रूमिनेशन टैग्स हमें इनकी जुगाली बताते हैं। हर 2 घंटे में इनने कितनी जुगाली करी, इनने कितनी एक्टिविटी करी, 3 महीने से कंपैरिजन में अभी ये कैसा बिहेव कर रही हैं। तो ये सब फायदे हमें मिलते हैं जज करने में। गाय बीमार होती है तो सबसे पहले जुगाली कम करती है और हम पहले से ही पता कर लेते हैं, उसे ढूंढने में लग जाते हैं। ठीक है। तो अपने फार्म में जो सबसे हाईएस्ट जो मिल्किंग की गाय है जी, वो कितना कुछ मिल्क? 55 लीटर दूध उसने दिया है उसकी तीसरी ब्यात में। 55 लीटर दूध दिया जी, है तीसरे वो खड़ी वो गाय, ये खड़ी है वो, ये काली वाली, ये ठीक है। इसने 55 लीटर अपनी तीसरी ब्यात में दिया है। दूसरी ब्यात में 51 लीटर इसने दिया था। शायद अपने पिछले वीडियो में हमने इसको तब भी दिखाया जी, था। हमने पिछले वीडियो में भी इसको दिखाया था जी। अब ये चौथी ब्यात में अभी आई है। ठीक है। अभी आप देखिए कि सोने का मज़ा कैसा होता है। ये देखो, ये गाय से नींद निकाल रही है यहाँ पे, जबकि आपने HF गायों को बहुत कम नींद निकालते हुए देखा होगा। इसका कारण मैं बताता हूँ। मैं बहुत सारे डेयरी फार्म पे गया हुआ हूँ और ये कंक्रीट का जो है वो फर्श रखते हैं लोग। अब गायों को उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, गाय का शरीर होता है लगभग 4 से 5 क्विंटल का नॉर्मली। ठीक है, बहुत सारी गाय उससे ऊपर भी चली जाती है। इतना वजन जब उनकी हड्डी पे पड़ता है पेट की, तो एक तो वहाँ दर्द उनको होता है मेन। दूसरा उनका अडर कटने का डर भी होता है। अगर फर्श पे इसे कठोर जगह पर अगर वो बैठेगी तो उनका अडर भी फट सकता है इसमें। तो गायें बहुत इसे आराम से धीरे धीरे। आपको एक बहुत सरप्राइज होगा, मेरे यहाँ ज्यादातर गाय का वजन मतलब जब वो बच्चा देती हैं तो हमारे यहाँ पे 851 किलो की गाय ने बच्चा दिया है, 8 क्विंटल से ऊपर, 8.5 कुंटल के ऊपर। और मेरे पास मिनिमम वजन जिस पे गाय बच्चा देती है वो 650 किलो है। बहुत बढ़िया जी। आप साइज देखेंगे तो आपको साइज देख के समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पर जो गायें हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और क्वालिटी आप यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए सब सारा का सारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सर खाने में आप क्या कुछ इनको देते हैं प्रतिदिन का? प्रतिदिन का हमारा फिक्सेशन इनके बॉडी के वजन के हिसाब से चेंज होता है। इनका दूध कितना है और इनकी प्रेगनेंसी कितने महीने की है, इन 3 बेसिस पे हम लोग इनका फीड डिज़ाइन करते हैं।
जी जी। और ज़्यादातर न्यूट्रिशन ही सब कुछ है और मैनेजमेंट ही सब कुछ है। ये 2 चीज़ आपने अगर संभाल ली तो आपको दूध की चिंता लाइफ में कभी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। गाय की पसंद का सबसे ज़्यादा हरा चारा होता है, उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव में हम साइलेजेस यूज़ करते हैं। हमारी मूंगफली की खल, हमारी कॉटन सीड मतलब खली जो अपने ये कपासिया जो अपन कहते हैं हिंदी में, चापड़ होता है, मक्का होता है और ढेर सारे पाउडर्स यूज़ करते हैं हम जो ऑर्गेनिक पाउडर्स होते हैं, मिनरल मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि आज हमें ज़मीन से उतने मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं जितने पहले मिलते थे। ठीक है। लेकिन तो हमें वो अलग से सप्लीमेंट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो जैसे कि खाने का तरीका आप हमें बताएं, तो इनको सारा कुछ एक साथ मिलाकर दे दिया जाता है फिर अलग अलग खली नहीं, सब TMR है हमारे पास। उस TMR में हम लोग सब कुछ मिक्स करके देते हैं ताकि गाय उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। नहीं तो क्या होता है, आपने दाना ज़्यादा खा लिया, जो मजबूत गुंडा गाय है ग्रुप की, वो दाना ज़्यादा खा लेगी, फिर बीमार पड़ जाएगी। तो उन्हें जितना फाइबर, जितना प्रोटीन, जितना फैट चाहिए, हर चीज़ में उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मैं एक चीज देख रहा था जब मैं आया था जी, तो TMR मशीन जब इनको चारा डाल रही थी जी, तो इस शेड में उन्होंने अलग चारा डाला, फिर वहां पर गए, फिर बदल कर लेके आए जी। तो इसका क्या कुछ कारण है? ये हमारे, जैसा मैंने कहा, वो कितना दूध दे रही है, उनकी प्रेगनेंसी कितने महीने की है और उनका बॉडी का वजन क्या है, तो ये हम अलग अलग ग्रुप मेंटेन करते हैं। आज अगर मैं 40 लीटर देने वाली गाय को 50 लीटर का खाना दूंगा तो मैं 10 लीटर का ज्यादा खाना दे रहा हूँ जो उसकी ताकत नहीं है खाने की। जी जी। और 50 वाली को 40 दूंगा तो मैं दोनों में नुकसान कर रहा हूँ। 50 वाली 40 का खाएगी तो कम दूध देगी, 40 वाला 50 का खाएगी तो बढ़ा के नहीं देगी। ठीक है, कोई तो मतलब नहीं है। दूध के हिसाब से और उनके गाब कितने महीने का है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी ना कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि एक होता है डोमेस्टिक, जैसे डेयरी फार्मिंग हम करते हैं घरेलू तौर पे, उसमें अगर आप लोग इतना मैनेज नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा। लेकिन जो कमर्शियल जो डेयरी फार्म होते हैं उनकी सक्सेस की कुंजी यही होती है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ब्रीडिंग पर और मैनेजमेंट पे कि आपका डेयरी फार्म कितना ज़्यादा दिन तक चलेगा। जी, मैनेजमेंट जैसे आप समझिए कि हमने यहाँ पीछे कंपोस्ट बेडेड रखा है, सारा गोबर है, लेकिन अगर ये रोज रोटावेट नहीं होगा तो यहाँ पे बीमारियों का घर हो जाएगा। जी जी। तो मैनेजमेंट ही सब कुछ है। ठीक है। आप अगर गाय का खाना थोड़ा वीक भी कर दे और मैनेज आपने अच्छा किया है तो आप फिर भी विन विन कंडीशन में आ सकते हैं। ठीक है। ये देखो गायें इसको इतने चाव से खा रही हैं कि अभी लगभग 2 घंटे पहले इनको डाला गया था, पूरा का पूरा साफ इन्होंने कर दिया है। तो ये देखो सारी चीज़ें इसमें एक साथ मिला दी जाती हैं, जो कि दाना इनका हो गया, भूसा हो गया, हरा चारा हो गया, साइलेज हो गया। साइलेज जरूरी है सर इनके लिए? साइलेज अगर आपकी गाय 30 लीटर ऊपर जा रही है तो साइलेज कुछ क्वांटिटी में कंपलसरी हो जाता है, जरूरी होता है। जी। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है, वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या बिना हरे चारे के डेयरी कर सकते हैं, क्या बिना साइलेज के डेयरी कर सकते हैं? तो कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि ऐसे जो आप क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन करते हैं जो जिनको डेयरी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि पहले आप लोग डेयरी को सीखें, उसके बाद ही इसमें आप कदम बढ़ाएं। आप लोग अगर डेयरी सीखना चाहते हैं तो क्या सर आप उन्हें सिखा सकते हैं? हम लोग काउ लैंग्वेज करके कोर्स सिखाते हैं, 5 दिन का कोर्स होता है। और अगर बड़े नंबर्स आते हैं, बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ हो जाते हैं तो हम सिंगल टॉपिक पे भी सिखाते हैं, जैसे केवल काफ मैनेजमेंट पे, केवल फीड पे। जबकि जो 5 दिन का कोर्स है उसके अंदर हम आपका फार्म डिज़ाइन करने से लेकर गाय कैसे खरीदनी, कौन सी गाय खरीदनी, क्यों खरीदनी, उसके बाद उनको क्या खिलाना, कैसे खिलाना, क्यों वैसा खिलाना, उसके बाद उनके अंदर जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियों में डॉक्टर को कब बुलाना, आपको ऑब्जर्व करके डॉक्टर को क्या कॉल करना, आप जज कर पाओगे बीमारी शुरू हुई तभी आप पकड़ लो उसको। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम लोग पूरी जितनी भी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, मिल्किंग में क्या ध्यान रखना, क्या SOPs रखना, हमारा जो पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस है उसको हमने जो 8000 गाय से ज़्यादा के साथ काम किया है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। अगर आप लोग डेयरी फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैं मेरा नंबर दूंगा खुद का, तो आप लोग मुझसे जुड़ते रहिएगा। जब यहाँ पर लगभग हमारे 50 से आसपास स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक बेस स्टार्ट किया जाए, जिसमें कि जो बेसिक होता है डेयरी फार्मिंग का, कैसे आप लोग डेयरी फार्मिंग को सफल बना सकते हैं जी, वो लोगों को सिखाएंगे जी। तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप लोग अपना नाम, नंबर, पता, आप सब कुछ यहाँ पर भेजें।
जैसे ही कुछ समय में इनको टाइम मिलेगा तो हम आपको डेयरी फार्मिंग की जो पूरी व्यवस्था है वो समझाने की कोशिश करेंगे जी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल छूट जाता है तो वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बताना, उसका जवाब मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो अलग अलग डेयरी के बहुत सारे टॉपिक हैं, हम एक ही वीडियो में उसको कवर नहीं कर सकते हैं। तो हो सकेगा तो आप लोगों के लिए मैं अलग अलग वीडियो लाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग गायों का फीड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ब्रीडिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं, गाय कैसे खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहना।